नमस्कार, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के हमारे इस ई लेक्चर का विषय है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय संघ। ये इस विषय का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि किस प्रकार 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसकी 3 विशेषताएं थी। शक्ति का बंटवारा किया गया, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई और न्यायपालिका को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई। इस अधिनियम में जो प्रमुख बातें इस संघ में थी, उनमें मैं जिन बातों की चर्चा कर चुकी हूँ वो बातें हैं। भारतीय संघ स्वतंत्र राज्यों का संघ नहीं था, मैंने आपको बताया था। ये भारतीयों की स्वतंत्र इच्छा से भी नहीं बना था। इकाइयों में समानता नहीं थी, इकाइयां असमान थी। संघीय सरकार की इकाइयां थी उनको असमान अधिकार दिए गए थे, किसी को अधिक किसी को कम, और देसी रियासतों को आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। आइए आगे हम देखें कि इस संघ में और क्या-क्या प्रमुख बातें थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय संघ की अगली विशेषता थी देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का शासकों के द्वारा मनोनयन। देसी रियासतों की जनता को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वे संघ में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज सके। यह अधिकार केवल देसी रियासतों के शासकों को दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि देसी रियासतों के शासकों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार की तरफ वफादार रहें और संघ में जमींदारों और अल्पमतों के साथ मिलकर भारत की प्रगति में रोड़े अटकाएं। इसीलिए भारत सचिव सर सैमुअल होर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़े गर्व से ये कहा कि उग्रवादी तत्वों को राजनीतिक शक्ति प्राप्ति से रोकने के लिए हमने प्रत्येक सावधानी का प्रयोग किया है। इसके साथ ही संघीय सभा के अप्रत्यक्ष चुनाव। प्राय सभी संघों में निचली सदन का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्येक संघ में, जैसे कि आज आधुनिक समय में भारतीय संघीय व्यवस्था में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा का जो चुनाव है वह, चूंकि ये निम्न सदन है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। लेकिन उस वक्त 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित जो संघ था उसमें संघीय सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया, यानी निम्न सदन अप्रत्यक्ष रखा गया और उच्च सदन का चुनाव प्रत्यक्ष रखा गया। ये लोकतांत्रिक सदन को कमजोर करने वाली बात थी। इसके साथ ही निचले सदन यानी निम्न सदन की शक्तियों पर गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट का बहुत नियंत्रण था। उनकी रही सही शक्ति को सांप्रदायिक चुनाव पद्धति और अनेक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के प्रणाली के कारण और भी कम कर दिया गया। तो एक तरह से जो निम्न सदन था केंद्रीय विधानमंडल का, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा कमजोर किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां भी दी गई। प्राय सभी संघों में ये व्यवस्था की जाती है कि गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति का उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो, परंतु भारतीय संघ और उसकी इकाइयों के संबंध में गवर्नर जनरल, भारत सचिव सभी को विशेष अधिकार दिए गए। वे उनके दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते थे। गवर्नर जनरल संकटकालीन घोषणा के द्वारा केंद्र में संघीय ढांचे का अंत कर सकता था और सारा शासन अपने हाथ में ले सकता था। गवर्नर जनरल को प्रांतों की स्वायत्तता में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। प्रांतों के संविधान के विफल होने की स्थिति में सेक्शन 93 के अनुसार गवर्नर उनका शासन अपने हाथ में ले सकता था। जब गवर्नर अपनी स्वेच्छाचारी या मनमानी शक्ति या व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करता था तो सारा शासन गवर्नर जनरल के अधीन आ जाता था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल प्रांतों में कानून और शांति स्थापित करने के लिए जो निर्देश जारी करने का अधिकार रखता था, उसके द्वारा भी सारी शक्तियां उसके हाथ में आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब गवर्नर जनरल का इतना अधिक नियंत्रण प्रांतों के ऊपर था या संपूर्ण प्रशासन के अंदर था, तो फिर इस अखिल भारतीय संघ का कोई मायने नहीं था, कोई मतलब नहीं था। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य वे शक्तियां जो न तो संघ सूची में शामिल हो न राज्य सूची में।
न ही समवर्ती सूची में, उन्हें ही अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और ज़्यादातर ये प्रैक्टिस है कि ये शक्तियां या तो संघ को दी जाती हैं या प्रांतों को यानी राज्यों को दी जाती हैं। पर भारत में एक अलग ही प्रक्रिया को अपनाया गया और उसमें कहा गया कि ये शक्तियां किसके पास रहेंगी, इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। और ये गवर्नर जनरल को दी गई शक्तियां किसी भी संघ में, अन्य संघों में भारत के अतिरिक्त नहीं दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में भी एक अलग सा ही निर्णय इस अधिनियम में लिया गया। अंततः संविधान में संशोधन करने के प्रावधान पर ज्यादातर संविधानों में यह अधिकार संसद को दिया जाता है या विधायिका को दिया जाता है कि वो संविधानों में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सके। पर भारत में 1935 के एक्ट के संदर्भ में संशोधन का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया गया, जिससे कि अंततः ब्रिटिश सरकार ने अपने मंतव्य को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी रूप में भारतीयों को कुछ देने में इच्छुक नहीं है। और ये जो संघ जो उन्होंने प्रस्तावित किया है या प्रस्ताव जिसका उन्होंने रखा है, वो भी एक तरह से एक ढोंग है। और इसीलिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिखों सभी ने संघ का विरोध भी किया, उसको अस्वीकार भी किया। देसी रियासतों का भी संघ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अंततः ये फैसला लिया कि 1935 के एक्ट में प्रस्तावित जो संघ है, प्रपोज्ड फेडरलिज्म, लागू नहीं किया जाएगा और इस एक्ट के अन्य भाग लागू होगा। इस संबंध में 11 सितंबर 1939 को गवर्नर जनरल ने एक घोषणा की, जिसमें कहा 1935 के अधिनियम का संघीय भाग स्थगित किया जाएगा। और इस प्रकार से ये संघ लागू नहीं हो सका 1935 के अधिनियम में जो प्रस्तावित था। धन्यवाद।